हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ। तो चलिए, जुलाई मंथ का विजन एज मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आ गया है। ये अभी 19 तारीख को रात के 7:30 बजे अपलोड हुआ है और आपके पास ये वीडियो आज ही के दिन 11 बजे के आसपास लाइव हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस जैसे ही आता है तुरंत हम यहाँ पर आपके लिए एक्टिव हो जाते हैं, मेहनत स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है आप सबसे, जैसे ही आपको ये वीडियो मिला करे, आप जो है वहीं पर तुरंत स्टार्ट करें और उसे वहीं पे कंप्लीट कर लिया करें। हम क्या किया करेंगे, डेली वाइज जैसे करते हैं, एक एक पार्ट जो है डेली हम कवर करेंगे। आज पॉलिटिकल गवर्नेंस कर लिया, कल के डेट पे इंटरनेशनल रिलेशनशिप होगा। इस तरीके से सारे पार्ट्स आ जाया करेंगे, जो कि आपका 5 से 6 दिन में पूरा विजन आयस कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। एक साथ पूरा पढ़ने पे लोड भी बढ़ जाता है। तो डेली डेली आप हमारे साथ रहे और डेली एक कवर अप करते रहे। ठीक है, यहाँ पे पाइल अप नहीं करना है, मेहनत करते रहनी है। चलिए, अब जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है उसमें पहला आर्टिकल क्या कह रहा है। ये जो है आपका डिजिटल कॉलोनिज्म की बात कर रहा है। अभी एक नया टर्म आपको यहाँ पे दिखेगा, ये डिजिटल। हमने कॉलोनियल तो हमने पढ़ा था कि हम अंग्रेज के अधीन थे, पर ये डिजिटल कॉलोनिज्म, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि जो फॉर्मर इंडियन वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने कंसर्न रेज किया है डिजिटल कॉलोनिज्म के लिए। क्यों? कि यार ये जो है ना हमारे देश के सॉवरेनिटी के लिए एक थ्रेट है। ये हम बोलते हैं ना, हम सॉवरेन हैं, हम हमारे जो भी डिसीजन है अपने हिसाब से लेते हैं, सब ये करते हैं। पर ये फिर किस तरीके से ये हो गया कि हम हमारा ये थ्रेट में है? क्योंकि जितने भी जो मेजर आप आज के टाइम में डिजिटली जो भी आप यूज कर रहे हो, आइदर इट्स फेसबुक, आइदर इट्स इंस्टा, आइदर इट्स लिंक्डइन, चाहे आप कहिए कि आप ये विंडोज यूज कर रहे हैं या आप एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, सब कुछ जो है विदेशी है, हमारे देश का ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसे में हम कैसे डिजिटली, तो हम कहीं ना कहीं कॉलोनियल इसमें आ गए। आज के टाइम में यूट्यूब भी जो हम यहाँ पर आप सब पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे अगर बोल दे कि नहीं, अगर आपको यूट्यूब यूज करना है तो एडवर्टाइजमेंट छोड़िए, आपको जो है 200 रुपये महीना देना पड़ेगा। ठीक है, आपको 500 रुपये महीना देना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए कितना बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये अब हम हमारे इस पे नहीं रह गए, हमारे पास कोई गवर्नमेंट के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिन्हें करना है तो उन्हें पे करना पड़ेगा। करेक्ट। इसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट डेटा है वो सब भी वहां पे चले जाते हैं, क्योंकि आपके देश के सर्वर में नहीं होता, ये उनके सर्वर में होता है। इसीलिए जो है यूके ने, और टिपिकली आपका है कि यूरोप ने क्या लाया था, जीडीपीआर लेके आए थे कि भाई डेटा जो है कम से कम हम प्रोटेक्ट कर पाए। जीडीपीआर ये होता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत जो है उन्हीं के सर्वर जो है वो उन्हीं के कंट्री में होगा, वो यूरोपियन यूनियन में ही होगा। अगर मानिए कि कोई इंडिया की वेबसाइट है और वो यूरोपियंस का डेटा कैप्चर कर रही है, तो उनको उनका सर्वर यूरोप में रखना होगा। ओके। और कोई भी डेटा अननेसेसरी कैप्चर नहीं करेंगे, अगर वो करते हैं तो ह्यूज पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर, हमारी सॉवरेनिटी हर एक तरीके से जो है यहाँ पर एक प्रॉब्लम में आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर इसे नाम दिया गया डिजिटल कॉलोनियलिज्म। आई बात समझ में? अब अगर आप सोचेंगे कि इंडिया का क्या है, तो देखिए, इंडिया का अगर देखा जाए तो एक यूपीआई सिस्टम जो है हमने जो भारत में डेवलप कर रखा है, वो एक काफी अच्छा है। कुछ फिनटेक कंपनीज जरूर अच्छी हैं, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत में जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज की कमी है कि यहाँ पर हमारा खुद का कुछ एक डिजिटल सेटअप नहीं है, वो कंपनीज नहीं है। हम बस सर्विस प्रोवाइडर है। कि चाहे वो विप्रो हो, इंफोसिस हो, टीसीएस हो, जो भी बड़ी कंपनीज है, ये क्या कर रही है, खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करने की जगह सिर्फ सर्विस दे रही है ना। तो ये एक मेजर कंसर्न है, वही यहाँ पर हमारे जो है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ने उठाया है। आई बात समझ में? तो ये जो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, डिजिटल कॉलोनिज्म क्या एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है दैट एस्टेब्लिश द प्राइमेसी इन द डिजिटल टेक्नोलॉजी बाय बिग टेक कंपनीज, जो कि क्या करती है, एक्सट्रैक्ट करती है, एनालाइज करती है, डेटा का यूज करती है अपने प्रॉफिट के लिए। कोई भी अपने प्रॉफिट या फिर मार्केट इन्फ्लुएंस के लिए कर रही है। ओके। तो ये जो है उन्हीं की ऑटोनॉमी है, हमारे पास क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप सोच लीजिए, अगर आज के टाइम में गूगल मैप बोल दे कि ठीक है हम इस देश में यूज नहीं करेंगे, हमारे पास क्या है दूसरा ऑप्शन? हम कितने ज्यादा उस पर ये हो चुके हैं डिपेंडेंट, है कि नहीं? यूट्यूब बंद हो जाए तो लगेगा दुनिया बंद हो गई। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर एक कंसर्न है। तो इसलिए यहाँ पे ये भी है कि आपको क्या करना होगा अगर इसका एक आप सॉल्यूशन दे। तो ये है कि अब ज्यादा से ज्यादा जो है कंपनीज
प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बन रहे हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट खुद के लॉन्च कर रही हैं। अदरवाइज ये जो मोनोपोली है सर्च इंजन में, हम गूगल ही यूज करते हैं, बाकी सबको इन्हें खत्म ही कर दिया, ठीक है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हम माइक्रोसॉफ्ट का ही यूज करते हैं। सोशल मीडिया जो है फेसबुक ट्विटर, ये भी हमारा नहीं, जो आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पर जो है ये कहीं ना कहीं डिजिटल कॉलोनिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? तो इसीलिए जो जैसे ही आपके पास ये अपलोड हो, आप ये कंप्लीट करते हुए चले, और ये पाइलअप कभी ना हो, है ना, आपको ये और बार बार आपको ये पढ़ते रहना है। यू हैव टू रिवाइज। आप अगर टारगेट आपने रखा है कि आपने 18 मंथ का आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स, तो कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन होना चाहिए, तभी वो चीजें जो है यहाँ पर आपके दिमाग में रहेंगी। देखिए, कोलोनिज्म हमने इतने में समझ लिया था, बट ये सब जो पॉइंटर्स होते हैं, ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में, आपके इंटरव्यू में काम आते हैं। और जो वनडे एग्जाम है, जैसे कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो गया यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का, या फिर आपके आइदर इट्स सीजीएल, आइदर इट्स एनटीपीसी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए जो है हम द हिंदू न्यूज़पेपर डेली अब डिस्कस करना जो है हमने स्टार्ट कर दिया है। तो वो आप डेली बेसिस पे देखते रहे, तो आपके सारे वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, प्लस वो यूपीएससी की प्रिपरेशन में बूस्ट तो देगा ही देगा। क्योंकि आज भी अगर हम 19 अगस्त को हम जनवरी का, सॉरी, जुलाई का पढ़ रहे हैं, करेक्ट, तो अभी भी हम कहीं ना कहीं 19 दिन तो हमने यहाँ का देखा ही नहीं है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, हमें पास करंट अफेयर्स जो है डेली बेसिस पे करने चाहिए। ये मैगजीन में सारे पॉइंटर्स कवर होते नहीं है। ओके, इसीलिए ये बात हमें यहाँ पर समझनी है। अब देखिए, अगेन कंट्रोल उन्हीं पे है, लाइसेंसिंग से लेके सब कुछ। कुछ भी क्या सारे क्या फ्रीवेयर है? जी नहीं। चैट जीपीटी भी आया तो देखिए उसके बाद क्या किया उन्होंने, लाइसेंस लगाना चालू कर दिया, उसके बाद पैसे लेने चालू कर दिए। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर जरूरी है, और अगर पैसे या फिर हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है, ये एक इश्यू हो जाता है। तो इसीलिए बेटर है कि खुद का जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहे। तो खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, वो भी एक चीज है। कैसे रहेगा कि भाई आप सब अगर कहें कि नहीं सर, आप अपना एक ऐप डेवलप करिए एंड वी आर रेडी टू पे, और आप वहां पर वो डालिए, तो वो चीजें होंगी। बट तो हमारी भी मानसिकता है कि हम जो सोचते हैं कि नहीं, हम 17-20 रुपए भी जो दे रहे हैं महीने के, 30 रुपए दे रहे हैं, हम बहुत दे रहे हैं। ओके, और हमारा यूपीएससी में सिलेक्शन कैसे होगा, टेंशन में हम बैठ के जो है 4 चाय और 2 सिगरेट पी गए, और वो 100 रुपए आपने वहीं पे खर्च कर दिए। तो दिस इज द ट्रुथ। ये चीजें चल रही हैं। तो हर चीज जो भी आपके पास रिसोर्स है, उसे किस तरीके से आपको फॉर्म करना है, शेप देना है, वो इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये ग्राउंड लेवल से ये वर्क होता है। ओके, तो आप जब ये थिंकिंग के साथ रहेंगे, आप जो है चीजों को खुद समझेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि नहीं ठीक है, इस तरीके से हम जो है इसका बेटरमेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में? ओके, तो ये जो सारी चीजें, अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप देखा जाए, तो बाकी हम सर्वर्स भी जो यूज कर रहे हैं, कि भारत के होते हैं नहीं, हम अमेजोन की AWS आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड, ये सब भी जो है, जो डेटा से लेके सब कुछ हमारे देश का सेव कर रहा है, वो कहाँ है? अगेन ये फॉरेन कंपनी है। बेसिकली सारे के सारे जो है यूएसए के ही बेस्ड है। आई बात समझ में? देखिए, मैं खुद एक कोडर हूँ, तो यहाँ पे आपको ये सब चीज इसलिए इन डेप्थ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि हर एक जगह ये इश्यूज है। जो हमारे यहाँ पे जो टेक कंपनीज भी हैं, वो उस लेवल पे जो है यहाँ पर जो वर्क करना चाहिए वो नहीं कर रही है। वो बस सर्विस, वो सोचती है कि मैं अमेजोन से ये ले लूं, गूगल क्लाउड से ये ले लूं, सर्वर अपने यहाँ इन हाउस सेटअप करने से अच्छा है कि हम यहीं पे ले लेते हैं, चाहे प्राइवेट रहे चाहे पब्लिक, जिस जिस भी तरीके का हमें जरूरत रहेगी वो हम ले लेंगे। हमें अगर कोड करना है, तो हम कुछ एक्लिप्स या कुछ ये यूज कर लेंगे, जावा रहे या कुछ भी रहे, तो वो भी डेवलप जो है हम कर रहे हैं क्या? जी नहीं। तो हम बस क्या कर रहे हैं, जो भी डेवलप करके आ गया उसमें से कुछ बना दिया और बस वाह हवाई लूट। ओके, बट हमारे पास क्या, ना, ये समझ लीजिए आईटी में कंडीशन ये है कि ना खुद का सीमेंट है, ना खुद की सैंड है, ना खुद का पानी है, कुछ नहीं है। बस लेबर है जो कि वो सारी चीजों का यूज करके कुछ एक प्रोडक्ट बना देते हो। ओके, वो इंजीनियर से बस पास में देश के। यही एक चीज है जो इनकी सर्विस सेक्टर को इंडिया में आगे ले जा रहा है। क्लियर? बट ये बेसिक चीजें होनी जरूरी है, वरना दूसरे देश ने बोल दिया कि हम ये नहीं देंगे, तो आप क्या कर पाओगे? क्लियर? तो ये आर्टिकल इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आपकी देश की सॉवरेनिटी पे ही एक खतरा है आज के टाइम में। अब साइबर अटैक्स हो जाए, कोई भी ऐसे इश्यूज हो जाए, ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, अब आपको लगेगा कि कंपनी बोल रही नहीं नहीं सब सिक्योर है, सब कुछ है,
लेकिन जब आपने ये बनाया, मान लीजिए एक घर बनाया, ठीक है, आप बोलोगे कि चलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकते हैं कि ठीक है, अच्छा सीमेंट हो, अच्छा ये हो, हम क्वालिटी वगैरह ले आएंगे, हम ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो भी सारे के सारे उधर के ही हैं, आपने खुद बिल्ट नहीं किया है। वैसे समझिए घर में आप बोल सकते हैं कि भाई सरिया हम ये यूज करेंगे, सीमेंट ये यूज करेंगे, पुट्टी इसकी लगाएंगे, पेंट इसका लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इसी के अंदर कोई तहखाना हो, तो क्या वो पता होगा हमें? नहीं होगा। वैसे ही कहीं और जो है कुछ लूप होल हो, या फिर कुछ उस तरीके की स्क्रिप्ट्स हो, वो कोड्स हो, जो कि जो है आपका चुपके से क्या है, आपका डेटा अपने अपने पास ले जा रहा है, या उसका कुछ मिसयूज कर रहा है, या कल हो कि उस लूप के थ्रू सिक्योरिटी अटैक किया जा सकता है। तो क्या ऐसे में ये प्रॉब्लमेटिक होगा या नहीं? डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक होगा। तो ये यहाँ पर ये चीज समझने वाली बात है, तो इसलिए यहाँ पर इसे हाईलाइट किया गया है, और जितनी जल्दी करें, जितना इस पे वर्क करें, उतना ही ज्यादा अच्छा है। ओके। अब इसे वे फॉरवर्ड की अगर बात की जाए, तो यहाँ कह रहा है डिजिटल सॉवरेनिटी क्या है, स्टेट मस्ट एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर ऑल इट्स डिजिटल एसेट, वेदर द इंटायर वैल्यू चेन ऑफ डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सप्लाई चेन और नॉलेज। हर एक चीज पे जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये अपनी अथॉरिटी रखनी पड़ेगी कि नहीं, किस तरीके से क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, नहीं होगा, कहाँ पेनल्टी होगी, किस तरीके से वर्क करना चाहिए, सब कुछ जरूरी है। देखिए डेटा लोकलाइजेशन की बात की गई है कि जो स्टोर हो डेटा हमारे इंडियन ज्योग्राफी में हो, ट्रांसफर करो, प्रोसेस करो, जो भी करो, लेकिन हमारे लीगल ज्यूरिडिक्शन में ही वो होना चाहिए। कई बात समझ, इसमें जीडीपीआर का बताया। ओके। तो वैसे ही भारत में भी जो है ये चीजें हैं। तो क्या इस पे कोई लॉ है डेटा प्राइवेसी पे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आप गूगल करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। और ये जो जीडीपीआर की बात कर रहा हूँ, ये भी आई थिंक 3 या 4 साल पहले जो है यूपीएससी प्रीलिम से पूछा हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इस। ठीक है। चलिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए क्यों इतना इंपॉर्टेंस ये चीजें होती हैं। कहा है कि अगर आपको इसके बारे में और जानना है, ये पर्सनल जो आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के बारे में, तो प्लीज आप जनवरी 2025 की मैगजीन देखिए, साथ में जुलाई 2024 की देखिए। अब खुद बोल रहा है रिजन आए से यहाँ पर कि आप देखिए। अब आप नहीं देखेंगे कि नहीं सर बस यहीं से कर लेते हैं, मोर देन इनफ है, हो गया, तो फील गुड करके अगर जिंदगी काटनी है और बस दिखाने के लिए पढ़ना है, तो वो एक अलग चीज है। बट अगर एक्चुअल मेहनत करनी है आप सबको, तो ये इस तरीके से लगना पड़ेगा। ओके। ये आप खुद को भी फॉल्स होप ना दें, और ना अपने पेरेंट्स को दें, ना कहीं दें, ना बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग वी आर स्टडिंग, हम इतने घंटे पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं। अगर आपको यहाँ से प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है कैसे करना है, क्या करना है, उस तरीके से मेहनत करिए, उस तरीके से मेहनत करिए। आई बात समझ में? तो ये इसलिए आपको ये यहाँ पे जाके खुद पढ़ना है। अब बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अगर मैंने बोल दिया पिछले साल के यार अब जनवरी से पढ़ लो, बोले क्या सर क्या बोल रहे हो। आप तो यही बोल दोगे कि नहीं आपके पास प्लेलिस्ट है, तो आपका क्या है, अब हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट डलवा रहे हो। जी नहीं, ये आप सबके ही बेहतरी के लिए है। और अब जाए वहां पे 2x स्पीड से पढ़ लो। ठीक है, क्लब वीडियोस भी हैं, तो वो सब भी जो है आप वहां पर 2x स्पीड से पढ़े, अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके रिवीजन करते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और जैसे वीडियो मिलेगी ना पढ़ ले, ये पाइलअप आप करते हैं बाद में आखिरी में छोड़ देते हैं, फिर में से ज्यादा सर हमसे नहीं हो रहा है, पैनिक हो रहे हैं, इस साल अटेम्प्ट नहीं देंगे, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। वाई न्यूज, अब ये जो है ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन, ये न्यूज में है। क्यों है? क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्हें बैन किया है पब्लिक एक्सेस टू सेवरल ओटीटी प्लेटफॉर्म। ठीक है, कि वो जो है कुछ इस तरह के कंटेंट को, जो सही कंटेंट नहीं है उसे स्ट्रीमिंग नहीं कर पाए। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग करता है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। किसके, किस लॉ के अंदर इसे बैन किया गया? इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट 2000, इसके अंदर जो है बैन किया गया। साथ में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड एंड मीडिया एथिक्स, जो मीडिया एथिक्स है, ये रूल लाया गया था 2021 में, उसके अकॉर्डिंग जो है इसे क्या किया, बैन किया गया है। मतलब ये नहीं है कि ओटीटी पे है तो कुछ भी इंसान डाल दे। क्लियर? कुछ भी डाल दे, वो चीजें यहाँ पर नहीं हो सकती। कि आप जरूरत से ज्यादा वॉयलेंस डाल रहे हो, आप हेटर डाल रहे हो,
आप सेक्सुअल कंटेंट्स डाल रहे हो, ये सब चीज यहाँ पर नहीं है भाई। एक एथिकल कोड है, उस तरीके से चल रहा है। एक आईटी एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीजें करनी है। इससे क्या होगा, आप किससे प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि कुछ ऐसी चीजें ना देख ले बहुत वायलेंट, या फिर ये कि जिसके कारण आप एकदम बूचड़ खाने की वहां पे वीडियो डाल दीजिए, जो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, गाय के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, डॉग के साथ खेल रहे हैं, और वहां पर है ना, किसी की भी चीज के साथ खेल रहे हैं, और वो वहां पर वो देख रहे हैं किस तरीके से स्लॉटर किया जा रहा है, तो ये उनपे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, है कि नहीं? या फिर कुछ इस तरीके की सेक्सुअली इलिसिट वीडियोस उन्हें दिख जाए एक एज आने के पहले, तो ये भी क्या होगा, उन्हें काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर जाएगा। वुमेन के लिए भी जो है, जो ऑब्जेक्टिफाई कर दिया जाता है वुमेन को, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, वो सब चीजों से भी क्या करेगा, इन्हें बचाएगा, जिसके कारण जो इनइक्वलिटी और काफी वायलेंस झेलना पड़ता है। फिर माइनॉरिटी जो है, ऑनलाइन हेट स्पीच की जो यहाँ पर एक इस तरह की कोई हेट स्पीच हो रही हो, उससे जो इंडेंजर्ड होते हैं, तो उससे भी बचाया जा सकता है। ओके, ठीक है। तो ये सब जो है मेजर यहाँ पर क्या रहेंगे, ये रहेंगे आपके कंटेंट रेगुलेटर। भाई किस तरीके से रेगुलेट करें, रेगुलेशन क्या होगा, किस तरीके से आप उसके बारे में आप सोचोगे कि नहीं कंटेंट ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे यूपीएससी का ही कंटेंट है, ये आप इस तरीके से देख रहे हैं, नहीं सर ऐसा होना चाहिए, न्यूज में क्यों आया, थोड़ा बता बता दे तो बेटर रहता है। ठीक है, एकदम से कहीं उठा के एकदम से तो नहीं पढ़ाना चालू कर दिया, तो इसके बाद में कुछ एक्ट्स वगैरह के बारे में हल्का फुल्का की इंफॉर्मेशन रहे तो ठीक है। ओके, तो एक सोच होती है कि नहीं इस तरीके से रहे, ये इस तरीके से रेगुलेट। अब हमको इस पे बहुत सारी चीजें भी नहीं चाहिए। ओके, इसमें जो हमें, जैसे आपने ये देखिए जो पॉस्को एक्ट है, अब इसमें आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमने एक पढ़ा कि पहले क्या था, अब हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है कि पॉस्को एक्ट में दिमाग में बस ये रखा जाता था कि जो भी बच्चियां हैं, ठीक है, उनके साथ कुछ भी गलत होता है, चाहे वो रेप हो या कुछ हो, तो उसमें तुरंत रैपिड आपको वहां पर क्या देना है, जजमेंट देना, चाहे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो कुछ भी हो। पर लड़कों के साथ कैसा नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो अब यहाँ पे डाला गया कि पॉस्को एक्ट में बच्चे लड़के मेल भी हो सकते हैं। इतना टाइम लगा डालने में, बट ये डाला गया। ये बहुत बार ऐसा था कि जो 53 ईयर्स की फीमेल टीचर है, वो 13 साल के बच्चे के साथ जो है कुछ गलत एक्टिविटी में जो है उसे इंडल्ज किया हुआ था। ओके, बाकी आप समझ ही सकते हैं वो क्या है। अब तो इस पे हम ज्यादा कुछ बात करेंगे नहीं, क्लियर? ठीक है। चैलेंजेस जो है रेगुलेटरी कंटेंट में क्या है, कि रेगुलेटरी ओवरलैप। अब मानिए एक एक में जो लिखा हुआ है वही दूसरे में लिखा है, वही तीसरे में लिखा, तो ओवरलैप हो रहा है। फिर कहीं पे कुछ जो है सब्जेक्टिविटी इन डेफिनेशन, कि समझ ही नहीं आता है कि भाई एक्शन लेना क्या है, कि कुछ भी आर्बिट्रेरी एक्शन ले लेते हैं बाय द गवर्नमेंट, कि कुछ अभी अच्छा नहीं लगा, एक्शन ले लिया, लेकिन वो एक प्रॉपर जो है रेगुलेशन जो है उसका है नहीं। एक रेगुलेटरी चैलेंजेस है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंज भी है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन और प्राइवेसी फीचर होना चाहिए, इसके बिना जो है कोई भी चीज हो नहीं पाएगी। आप देखिए आज के टाइम में, आप अगर यूट्यूब भी देखें, आप हॉटस्टार देखें, कुछ भी देखें, तो वहां आता है ना किड्स जोन, किड्स मोड, कि वो बच्चों के लिए है क्या, तो उसी तरीके के वीडियोस आएंगे। तो ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम सभी कंटेंट डालते तो रहता है किड्स के लिए है क्या, तो हम जनरली कह देते हैं यार अब ठीक है, करंट अफेयर्स, अब किड्स क्या करेंगे ना, दे विल अब सम कार्टून्स और सम पिक्टोरियल ये की, तो वो हम कर देते हैं कि नहीं ठीक है बच्चों के लिए नहीं। ओके, क्योंकि उसमें रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे हम कुछ वैसी बातें भी कर रहे हैं, प्रोहिबिशन, सेक्सुअल रिलेशनशिप, पोर्नोग्राफी, तो ये फिर अगेन एक इम्पैक्टफुल ये वर्ड्स जाएंगे, तो इसलिए भी करना पड़ता है कि नहीं, ये जो चीजें हैं बच्चों के लिए नहीं। ओके, और आप सब बोलोगे अरे सर बच्चे सब भी कम नहीं है आजकल, कोई भी कुछ भी एज डाल रहा है, तो वो एक अलग है। लोग इंस्टाग्राम है ये सब के लिए बोलते हैं 18+ रहो, बट लोग कुछ भी एज डाल के फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो बट इस पे वही है, पेरेंट्स का काम है ध्यान देना क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बाद में तो रोके कुछ होना जाना नहीं। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसीज की अगर बात की जाए, यूनियन मिनिस्टर ने क्या किया है, अनवील किया है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। तो मतलब ये लाने की बात की जा रही है, ये एक सेकेंड सच पॉलिसी है 2002 के बाद जो आ गई है। तो सोचिए, जो कोऑपरेटिव पॉलिसीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है भारत में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से लेके सब कुछ, इसके लिए पॉलिसी सिर्फ 2002 में थी, इसके बाद लगभग 23 साल बाद आ रही है। तो जहां ध्यान देना चाहिए काफी, बट ठीक है दे रहा है, दुरुस्त है। अब ये बताइए 2002 में जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब ये आया था? ठीक है,
अब देखेंगे विजन क्या है, टू बी कोऑपरेटिव की ड्राइवर्स फॉर विकसित भारत 2047। तो ये जो है विकसित भारत 2047 के लिए की ड्राइवर होगा, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना हुकुम का इक्का एक तरीके से, तो वो होगा थ्रू सहकार्य समृद्धि, ठीक है, सहकार से समृद्धि, ये जो है ये इस थॉट प्रोसेस के द्वारा। अब इसमें क्या है कि भाई 50 करोड़ सिटीजन को यहाँ पर इसके अंदर ये डायरेक्ट इनएक्टिव है जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर में, उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन करा जाए 50 करोड़, तो ये काफी बड़ा एक एम्बिशियस टारगेट भी है, और ये बिल्कुल हो सकता है। इसमें जो है आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है कहीं ना कहीं आप अपना एक्टिव रोल निभाते रहे। इसके लिए थोड़े बहुत जो है रिफॉर्म्स चाहिए होंगे, फाइनेंशियल इंपावरमेंट करने की जरूरत है, ताकि जो है अब जो भी कोऑपरेटिव टैक्सेस है और कोऑपरेटिव एलिजिबल होंगे सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंस इंसेंटिव के लिए, ठीक है। तो अब ये आगे हम इसमें सब समझते हैं कि ये क्या चीज है, क्योंकि देखिए फाइनेंस जो है वो हर जगह जरूरी है कि नहीं। अब इसका जो स्ट्रेटेजिक पिलर की अगर हम बात करें, स्ट्रेटेजिक पिलर फॉर कोऑपरेटिव ग्रोथ, अब ये देखिए पहले क्या होगा, फाउंडेशनल इंस्टीट्यूट, इसके बाद वहां पे भाई वाइब्रेंसी इनोवेशन होना चाहिए, फिर फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस भी होनी चाहिए कि कैसे काम करेगा नहीं करेगा, इंक्लूसिविटी एंड रीच कि भाई पहुंचे तब सब तक ठीक है। जैसे फाउंडेशनल इंस्टीट्यूट कैसे आप रखिएगा, भाई यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ एग्जाम्पल है, ये चैनल है फाउंडेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया। वाइब्रेंसी एंड इनोवेशन कि नहीं क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है, ओके, ये चीज ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखती है। इसे थोड़ा इनोवेट करे इस तरीके से पढ़ा, जैसे अब द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा रहे हैं, तो बाकी अगर कहीं भी आप देखेंगे तो वो अक्सर पीपीटी फॉर्म में पढ़ाते हैं, बट यहाँ पे वो रॉ चीज भी एक इनोवेशन हो गई कि यहाँ पर सबको लगता है कि हाँ उन्होंने एक्चुअली में द हिंदू मैगजीन जो है कवर अप कर लिया। ये छोटी छोटी चीजें भी इनोवेशन होती है। तो प्रिपेयर्डनेस, फ्यूचर में क्या करेंगे कैसे करेंगे, अब हम जैसे सोच रहे हैं कि आगे जाके हो सकता है हम डिजिटल बोर्ड अब फाइनली कुछ टाइम में खरीद लें, वो सेटअप के लिए भी अब जो है काम स्टार्ट कर दिया है। तो वो हो सकता है कि अब बाद में आपके पास उस पे आएगा, तो फ्यूचर प्रिपेयरनेस आप क्या कर रहे हैं, फिर इंक्लूसिविटी एंड रीच कि आप कैसे पहुंचेंगे लोगों तक, ओके, जैसे अभी यूट्यूब के थ्रू पहुंच रहे हैं, बाकी हो सकता है आगे के ऐप के थ्रू पहुंचे, बाकी चीजों के थ्रू पहुंचे। फिर सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, सही बात है, अगर सिर्फ हम करंट अफेयर्स पढ़ा है विजन और ये तो डाइवर्सिफाई रहेगा चीजें। देखिए आपको यहाँ पर यही है इस चैनल की एक खासियत है कि बहुत बार, अच्छा एक क्लियर करना चाहूंगा चीज, बहुत लोगों को लगता है कि सर यूपीएससी बाई प्रतीक सौरभ जो है क्या ये दो लोगों ने मिलकर चालू किया है, ये एग्जैक्टली क्या है। देखिए प्रतीक सौरभ जो है यहाँ ये मेरा नाम है, एंड यस आई एम फ्रॉम बिहार, तो वहां पे दो नाम रख दिए जाते हैं, ओके। और आप जानते हैं जो बिहार से है उन्हें कहीं ना कहीं यूपीएससी एंड ऑल इसका क्रेज भी बहुत इन डेप्थ होता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर दो नाम जो है आपको दिखेंगे। पर क्या ये मैं अकेले हूं, जी नहीं, ये टीम है। अब जब जो है हमारी ये टीम है वो मिलके काम करी, जैसे एग्जांपल लीजिए फिजिक्स वाला जो एक अभी नामी गिरामी कोचिंग सेंटर है, तो क्या वो बस फिजिक्स पढ़ा रहा है, जी नहीं, वो तो यूपीएससी पढ़ा रहा है, सब कुछ पढ़ा रहा है। सेम जो है यूपीएससी बाई प्रतीक सौरभ जो है आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा है, आपको साथ में जो है आशा बैच में प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करा रहा है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स सब कुछ जो है इन डेप्थ वहां पे पढ़ाया जा रहा है बैच के फॉर्म में, कॉस्ट इफेक्टिव वे में। उसकी आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है वहां पे हमें व्हाट्सअप करके डायरेक्टली जानकारी ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल भी जो आपने ज्वाइन किया वहां पे भी आप डीएम करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स भी है, अच्छा मंथली करंट अफेयर्स भी है, अच्छा सी सेट भी पढ़ा देंगे यहाँ के थ्रू, अच्छा प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स भी हो जाएंगे, गुड, अच्छा मेंस की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो ये डाइवर्सिफिकेशन होता है। ओके, कल होके फिर हो सकता है ये सब करने के बाद जो है कुछ और चीजों के तरफ बढ़ जाए, क्लियर। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है, ये कोई और एग्जाम के बारे में भी देखने लगे। अभी जैसे कि ऑप्शनल नहीं हो सकता आगे कि हम ऑप्शनल ऐड करें, जैसे पीएसआईआर हो सकता है ऐड करें आगे जाके, तो ये जो चीजें डाइवर्सिफिकेशन की भी बहुत जरूरत है। फिर यूथ एंगेजमेंट, अब आप सब हैं तभी तो एक ये चीजें हो रही है ना यहाँ पे, तो आप सबका एंगेजमेंट भी यहाँ पर जरूरी है। ये स्ट्रेटेजिक पिलर है कोऑपरेटिव ग्रोथ का। तो अब ये जो हम कर रहे हैं ये भी क्या है, एक तरीके से कोऑपरेटिव ही ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ कोई फीस नहीं है लाखों की और ये चीजें भी नहीं है। आप सब भी क्या कर रहे हैं, आप हमें कोऑपरेट कर रहे हैं कि आप भी शेयर कर देते हैं कि नहीं ये बढ़िया है यहाँ से पढ़ो, हम हमें भी जो है जो हो पाता है हम वो आपको आपके पास तक पहुंचा देते हैं, ओके। लेकिन मिनिमल कॉस्ट हर जगह जरूरी होता है,
क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी लोगों को पे करना है वो जरूरी है कि नहीं? तो पर ये जो है इस तरीके से यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए इस तरीके से बिजनेस मॉडल में आपको समझा दिया। अदरवाइज ऐसा रटते रहता है, फिर वो हो नहीं पाता है कि नहीं? तो ये आपको यहाँ पर इस पर्सपेक्टिव में बता दिया। अब कोऑपरेटिव से इंडिया की बात की जाए तो ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904, ये एक्ट से ओरिजिन इसका एक्चुअली हुआ था। डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो ऑटोनोमस एसोसिएशन है पर्सन का, ऑटोनोमस है, खुद में ही काम करता है, यूनाइटेड वॉलेंट्री टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक्स और सोशल और कल्चरल नीड्स। ठीक है? अब जैसे कि एग्जांपल लीजिए, यूपीएससी में प्रतीक सौरभ के एक ऑटोनोमस है, हम अपने में काम कर रहे हैं। ठीक है? हमारे छोटा सा जो है कि अब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई वॉलेंट्री आ रहा है, कुछ लोगों ने भी देखिए वीडियोस अपलोड किए कि नहीं सर आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी कुछ अपलोड करना चाहते हैं, हम भी कुछ इनपुट देना चाहते हैं। ओके, तो ये जो है वहां पे आके अपना ये कर रहे हैं। उनका कॉमन इकोनॉमिक कुछ हो सकता है, भाई उनको भी सैलरी चाहिए, मुझे भी वीडियोस चाहिए क्योंकि मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा था, मैं उन्हें सैलरी दे दूं, उनका ये हो सकता है। या सोशल या कल्चरल नीड कि भाई सोशली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हमें आपके साथ जुड़ना है। तो ये जो चीजें यहाँ पर रहती हैं, ये है कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। ओके, इंडिया के पास लगभग 8 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, आप समझ जाइए। 8 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 2 लाख क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। ठीक है? तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर हाउसिंग कोऑपरेटिव्स वगैरह जो है वहां। बट एजुकेशन में जो ये चीज एग्जैक्टली कोऑपरेटिव वर्ड के लिए सही नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर सब कुछ अब कनेक्ट कर पाए वो जरूरी था। ठीक है? अब देखेंगे इसे जो है कहीं ना कहीं न्यू सेक्टर में और बढ़ाने की बात की जा रही है कि कैसे क्लीन एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब जो टेक्नोलॉजी है वहां पर प्रमोट किया जाए। इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, यूथ और जो SC STs है उनके, तो इंक्लूसिविटी भी है। ट्रिपलिंग द कोऑपरेटिव सेक्टर जीडीपी, तो अभी जो जीडीपी का जो भी अभी एक्स मान लीजिए जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, तो लगभग वो कितना 30% तक उसे बढ़ाने की बात की जा रही है। ट्रिपलिंग कोऑपरेटिव सेक्टर जीडीपी को तो 3x किया जाएगा, कंट्रीब्यूटिंग बाई 2034। तो ये हल्का सा दिमाग में रख सकते हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि 8 लाख है ऑलरेडी, उसमें 30% का और इजाफा आप कर लीजिए। आई बात समझ में? बाकी इसे ट्रिपलिंग जो है लगभग लगभग ये करने की बात की जा रही है कि भाई जीडीपी में करे। काफी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अब बाकी 3 मेजर कोऑपरेटिव्स क्या है? हाउसिंग, डेयरी और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी है। जी हाँ, 97 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2011 में, ये प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंट होता है वनडे एग्जाम के लिए। आपको कोई भी हो अब आज के टाइम में, इधर CGL बहुत बार पूछते हैं इस तरीके से, स्टेट PCS हो, बैंक्स हो, ये सब भी जो है इस तरीके से यहाँ पर पूछना पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए फाइनेंस से रिलेटेड है। आप आरबीआई का एग्जाम दे, आप EPFO दो, कोई भी एग्जाम है जो यहाँ पर ये सब इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये नहीं कह सकते कि अब ये बार इसके लिए दोबारा उसके लिए आपको इस तरीके से रखना है। और ये अच्छी बात है ना, एक ही चीज करते हुए आपका सब चीज की तैयारी हो रही है। अब ये जो ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो क्या पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जब भारत का संविधान बना था? अब बताइए, समझिए, बताइए कमेंट सेक्शन में। फंडामेंटल राइट जो है उसने ऐड किया कोऑपरेटिव सोसाइटी 19(1)(c) में ये किया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ने जो इंसर्ट किया आर्टिकल 43B कि प्रमोट करो कोऑपरेटिव्स को। अच्छा, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये आ, आप अगर मानिए कभी नॉर्मल लैंग्वेज में जो फर्स्ट टाइमर्स है उनके लिए, कि आप ये 43B जो है जो लिखा हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, अगर ये नहीं हो रहा, प्रमोट नहीं कर रही है गवर्नमेंट, तो क्या ऐसे में आप कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट? ठीक है? और अगर ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को इसके अंदर ऐड किया है, बट ये फंक्शन नहीं कर रहा है फंडामेंटल राइट के हिसाब से, तो क्या आप वहां पर जा सकते हैं कोर्ट में? तो आपको ये यहाँ पर बताना है। ठीक है? कि भाई फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, वहां से आपको जो है ट्रिगर करेगा कि अच्छा मेजर डिफरेंस क्या है। फिर न्यू जो है
पार्ट बी में वहां पर भी ऐड किया गया आर्टिकल 243 जेड से जेड टी फॉर कोऑपरेटिव गवर्नेंस। काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। फंडामेंटल राइट में भी चेंज करना पड़ा था, राइट प्रिंसिपल में भी करना पड़ा था, न्यू पार्ट 9 बी भी इसके लिए लाना पड़ा था। किसके लिए? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, जो कि 97th अमेंडमेंट 2011 में आया है। तो बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे हमें डेटा मिल गया। अब अपलिफ्टिंग द रूरल इकोनॉमी, जैसे रूरल इकोनॉमी अपलिफ्ट होगी क्योंकि जो 1/3 पॉपुलेशन है ना रूरल रूरल एरियाज के, वो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। समझ जाइए कि 1/3 बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके बाद देखेंगे फार्मर के भी जो इनकम है उसे बूस्ट करेगा बाय अलाउइंग पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, इनहेंस्ड बार्गेनिंग पावर और अमूल मॉडल ऑफ गुजरात। ये अमूल मॉडल है ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, पीता है कि कैसे पी रहे हैं? ऐसा क्या हो गया वहां से जो इतना ज्यादा बढ़ गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह है अमूल मॉडल। यहाँ पे ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ एक ही इंसान के पास सब कुछ है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, जैसे लिज्जत पापड़ वगैरह भी है। तो वो सब भी क्या है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिलजुल के काम कर रहे हैं। अब इसमें कैसे हुआ? पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज कर रहे थे। मानिए कि मेरे पास ट्रैक्टर्स है, ठीक है, किसी के पास जमीन है, ओके। अब कहीं पे जो है रिसोर्स है, पर अब वो क्या कर रहा है भाई, एक साइड मान लीजिए ट्रैक्टर मिल गया, एक साइड किसी के पास पंप में पानी बहुत है, तो ये सब क्या कर रहे हैं? मिल मिल के सब कर रहे हैं, तो उसे फॉडर वगैरह ला रहे हैं। एक के पास कैटल है, ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। एक के पास ट्रक है जो जल्दी ट्रांसपोर्टेशन कर पाए, एक के पास रेफ्रिजरेशन का सुविधा है, तो वहां पे दूध वगैरह रखने के लिए सही रहे। तो ये जो भी चीजें हैं सब मिलजुल के यहाँ पे कर रहे हैं, तब जाके जो इतना ज्यादा पैदावार भी आपको दिख रहा है और ये इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा एक सक्सेस मॉडल है अमूल मॉडल। तो उस पे भी जो है यहाँ पर काम कर सकते हैं कि भाई देखते हुए कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्लियर? और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें? 1 पर्सन 1 वोट सिस्टम। अब आप कहिएगा सर 1 पर्सन 1 वोट सिस्टम है तो ऑब्वियसली बात है, जैसे क्या आएगा? इक्वलिटी आएगा, हर कोई बराबर है। वरना पॉलिटिक्स में या फिर आप कहीं भी मानी हुई कंपनी है, ठीक है, तो वहां पे क्या 1 पर्सन 1 वोट होता है? जी नहीं। अभी एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी एक कंपनी है, उसमें 1% के पास 70% शेयर है, दूसरे के पास 20, एक तीसरे के पास 10% शेयर है, एग्जाम्पल। तो जो 70% वाले ने बोल दिया वही काम किया जाएगा। ओके, आई बात समझ में? तो ये जो चीजें होती है, पर यहाँ पे क्या एक इंसान के पास एक ही वोट, तो ये 3-3 होते हैं 1-1-1। अगर ये दोनों मिलके बोल देते कि नहीं ये होना चाहिए, तो भले सी बात शेयर ज्यादा हो, इसका सुना जाएगा। तो यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट सिस्टम होता है। तो इसमें इसके फायदे भी है क्या? यस। इससे क्या होता है? कोऑपरेटिव इलेक्ट लीडर डेमोक्रेटिकली। लीडर जो है काफी डेमोक्रेटिक वे में आता है, भाई 1-1 वोट है। हेल्पिंग डेवलप लीडरशिप स्किल्स, जैसे लीडरशिप स्किल्स वगैरह भी आ जाए। ओके, और स्पेशली इमर्जिंग और रूरल इकोनॉमीज में जो है यहाँ पर चैलेंजेस की बात की जाए कि भाई लिमिटेड कैपेसिटी एंड रिसोर्स है रूरल इकोनॉमी में। कोऑपरेटिव्स में लैक द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ट्रेनिंग, टेक्निकल एक्सपर्टीज, ये सब की यहाँ पर कमी हो सकती है। आई बात समझ में? अब इसे आप सोचिए, आप स्कूल में है, आप स्कूल में है, 50 स्टूडेंट्स हैं, अब हर कोई वहां पढ़ने गया है, ठीक है, हर कोई फीस भर रहा है, सब कुछ है, और हर कोई बराबर है। एक दूसरे को हम बताते हैं कि नहीं, अरे इसको ऐसे पढ़, उसको वैसे पढ़, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि तभी आप अच्छा रिजल्ट लाए। समझिए 12th बोर्ड का एग्जाम है जस्ट, तो वो वहां पे आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो, लेकिन उसी में से एक इंसान को क्या करते हो? मॉनिटर बना देते हैं। इंसान ही जो आपस में चुनता है, नहीं नहीं ये यही यार सही है, यही क्लास संभाल सकता है, यही संभाल सकती है, तो ये जो एक वहां पे बना दिया जाता है। ओके, तो आप में से क्या कोई मॉनिटर था कभी लाइफ में? तो ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्योंकि यहाँ पे जो है, जब केंद्रीय विद्यालय में मैं था, तो आई जस्ट लव केवी, तो वहां पे जो है मॉनिटर का रोल कुछ मंथ के लिए मेरे पास आया था। तो बट यार, ये सब जो एक्सपीरियंस होता है काफी अच्छा है। ओके, क्योंकि वहां पे कुछ रोटेशन पॉलिसीज चलती थी, तो वहां पे आया हुआ था, तो वहां से भी आपको एक लर्निंग मिलती है, वो एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आती है कि नहीं? चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे पीआरआई। ओके, जो पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है कि भाई डिवोल्यूशन ऑफ फंड कैसे होगा पंचायती राज सिस्टम में। आपने पंचायती राज सिस्टम तो बना दिया, चलो पहले सेंट्रल था, फिर स्टेट था। ओके, अब आपने एकदम ग्राउंड लेवल पे पंचायती राज सिस्टम बना दिया। इसके पास भी पैसा है, इसके पास भी पैसा है, अब चलाने के लिए इसको भी तो पैसा चाहिए।
है ना, इसको भी तो पैसा चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस तभी होगा जब भाई पैसा रहेगा। तो अब इसी की हमें बात चल रही है कि द रिपोर्ट फ्लैग दैट जो पार्शियल डिवोल्यूशन हुआ ना, फंक्शन फंड और फंक्शनरीज का, भाई फंक्शन भी कुछ कुछ दे दिए पर पार्शियली दिए, फंड भी दिया पार्शियल दिया, फंक्शनरीज भी दी पार्शियली दी पंचायती राज सिस्टम को, जिसके कारण एक प्लेगिंग मतलब अब वो एकदम सी हो गया है ना, प्लेग सा लग गया है उस पर। तो 3 डिकेड हो गए फिर भी वो ढंग से काम हो नहीं पाया। इसलिए कहा गया कि फोकस करना होगा फाइनेंशियल इश्यूज पे, जो कि अभी भी पीआरआई फेस कर रहा है, पंचायती राज सिस्टम जो है बेसिकली आपका इंस्टीट्यूशन फेस कर रहा है। अब रीजन क्या है, देखिए जब से ये बना है ना, डिक्लाइन हो रहा है बजटरी एलोकेशन टू पीआरआई। तो जो बजट जो दिया जाता है, अब सेंटर स्टेट आपस में लड़ लेते हैं, बोलते हैं इतना हमको दो इतना हमको दो, तो पंचायत का सोचते नहीं, यहाँ से कट मार लेते हैं। ठीक है। इसके बाद इम्बैलेंस इन टाइड एंड यूनाइटेड ग्रांट्स, मतलब जो भी पैसा मिलता है ग्रांट की तरह कि आप यूज करो, उसमें सिर्फ 40% ही फ्लेक्सिबल यूज के लिए होता है, कि पंचायत सोच सके वहां पे सब बैठ के कि नहीं यहाँ पे हमें जरूरत है। 60% जो है ना वो फिक्स है कि आपको यही खर्च करना है। तो आपने मुश्किल से एक गांव को 10 करोड़ दिए, बोल दिया 6 करोड़ तो बस शौचालय में, और इसी इसी में ही जो है यहाँ पर यूज होंगे। अब बाकी बचे हुए जो है सिर्फ 4 करोड़ में अब आपको जो करना कर लो। एक तो उतना फंड आता नहीं, आता भी तो इस तरीके से आता है। तो ये सब तो चैलेंजेस है, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो इसके कारण क्या होता है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। मान लीजिए कि 60% पैसा दिया था, वो कम में ही वो काम हो गया, तो बाकी फंड जो है वो अनयूज पड़ा रहेगा, तो उसको कम से कम वो फ्लेक्सिबल में आप यूज करवा दो। है ना, सिर्फ सैनिटेशन और यही नहीं ना, वहाँ पंचायत को लगेगा कि सर स्कूल खोलने चाहिए, थोड़ा बहुत जो है वहां पर बाकी चीजें भी हों। अगर कहीं बाजार वगैरह लगता है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और अच्छा किया जाए, बाद में फिर उसे टैक्स कलेक्शन किया जाएगा। तो ये सब जो चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब डिले इन पंचायत इलेक्शन, अब कई एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स आ जाते हैं, जैसे कि तेलंगाना में हो गया कि ओबीसी रिजर्वेशन के कारण क्या किया उन्हें, इलेक्शन ही डिले कर दिया। अब भाई जब तक इलेक्शन होगा नहीं, नए सरपंच वगैरह आएंगे नहीं, तो एक तरीके से होल्ड हो जाती है सारी प्रोसेस। तो वो अगर फंड होगा भी तो यूटिलाइज ही नहीं हो पाएगा। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन हर्डल्स भी है, फाइनेंशियल तो था ही था। आई बात समझ में? तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर दी हुई हैं। इसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या क्या है पीआरआई का। रूरल डेवलपमेंट हो, है ना, क्योंकि ग्रास रूट तो वही है जिसके कारण आइडेंटिफाई कर पाएंगे एक्चुअल बेनिफिशियरीज और अलाइन कर पाएंगे उन्हें लोकल नीड्स, उन्हें कर पाएंगे लोकल नीड्स। ओके। अब मुझे अब एक बात बताइए, अब दिल्ली है, मुंबई है जो बड़े हैं, भोपाल है, पटना है, जहाँ बड़ी जगह है वहां पे ऑनलाइन तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहां से आप कनेक्ट करके समझ पाएंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ब्लिंकिट है, स्विगी है, हमारे पास और ना जाने ओटी पाए है, जेप्टो है, क्या क्या दुनिया भर की। यहाँ एक और ऐप आ गया, तो क्या कोई खास फायदा पड़ने वाला है? एक्चुअली सोचिएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई एक मान लीजिए रूरल एरियाज में एक रफ्तार करके ऐप आ गया, मतलब नाम भी मुझे अच्छा लगा। मान लीजिए एक रफ्तार करके ऐप आ गया, और उनने क्या किया कि वो मेडिसिन जो है घर पे डिलीवर कर दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे कम ही था। ठीक है, बाकी चीजें भी घर पे डिलीवर कर रहे हैं, तो ये ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा इंस्टीड ऑफ यहाँ पे का है कि नहीं। सेम जब रूरल डेवलपमेंट होगा, तो वहां के लोगों को जिससे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, वहां के जो लोकल नीड्स वगैरह जो फुलफिल होंगे, वो एक ज्यादा अच्छा एक सस्टेनेबल वे में चीजें करेगा, जो कि हमारा एक लोकलाइजेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेगा। आई बस समझ में, इसलिए इस तरीके से आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर बता दिया। अब पीआरआई जो है, क्या वो सिर्फ यही है शौचालय बना दो ये सब कर दो? जी नहीं। देखिए हेल्थ सेंटर्स बनाना, क्लिनिक्स बनाना, डिस्पेंसरीज बनाना, ट्रेनिंग देना लोकल हेल्थ कम्युनिटी, सब कुछ उसी में आ जाता है। तो ये हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आई बात समझ में। एजुकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, भाई मॉनिटर करना एजुकेशनल क्वालिटी कैसी, तो मॉनिटर के लिए भी तो कोई लोग लगेंगे, टूल लगेगा, ये लगेगा, खर्चा है कि नहीं? बिल्कुल है। इनकरेजिंग इनरोलमेंट, बच्चों को बढ़ाना, तो उसके लिए भाई घर घर जाके आप वहां पे बता रहे हो कि क्या फायदे है नहीं है, आप भेजें कि भाई खाना भी मिलेगा, स्टडी भी अच्छी कराई जाएगी। और इस तरीके से जो है अनपढ़ रह गए तो आज के टाइम में ये एक बहुत ही बड़ा स्टिग्मा है। ओके, आजकल जात पात वो स्टिग्मा नहीं है, लेकिन जो अगर आप अनएजुकेटेड आज के टाइम में भी रह जाएंगे, अंगूठे छाप रह जाएंगे, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंस है कि भाई ग्राउंड लेवल पे जब गांव से ये सब चीजें सही होती रहेंगी, कि भाई वहां का अगर हेल्थ अच्छा हो जाए, एजुकेशन अच्छा हो जाए,
चाइल्ड वेलफेयर अच्छा हो जाए, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। जैसे आरबीआई का डेटा है, अभी सब मेंस में आप कोट कर सकते हैं, है ना। देखिए हमें इस तरीके से पढ़ना है, ये किसी प्रीलिम्स से नहीं, हम मेंस में भी उसे आंसर को प्रॉपर इस तरीके से लिख पाए, और जो है इंटरव्यू में भी बोल पाए, क्योंकि वनडे एग्जाम के लिए हम द हिंदू न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हैं, एनालिसिस हम डेली बेसिस पे कर ही रहे हैं। ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि स्टेट्स वेयर पंचायत गॉट हाई स्कोर्स इन हेल्थ न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन, जहां पर ये स्कोर हाई है हेल्थ का, न्यूट्रिशन का और सैनिटेशन का, वहां पर जो है इन्फेंट मोर्टिलिटी, जो बच्चों की जो डेथ हो जाती है, वो काफी ज्यादा कम। ठीक है, तो ये काफी जरूरी है हेल्थ न्यूट्रिशन और सैनिटेशन, ये चीज होना। ठीक है, और इसका सीधे यहाँ पे फायदा भी दिख रहा है कि फिर क्या है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है वहां पर, लोअर है। आई बात समझ में, क्लियर। अब इनिशिएटिव जो है क्या क्या है कि ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये पंचायती राज के द्वारा किया गया है कि वो ऑडिट कर पाए पंचायती अकाउंट्स को ऑनलाइन, कि भाई किस तरीके से कहाँ खर्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं एंड ऑल। फिर ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। फिर क्या है, फॉर ओन रिसोर्स रेवेन्यू ऑगमेंटेशन, कि आप लाओगे कहाँ से अपने लिए रेवेन्यू, तो उसके लिए भी बात की जा रही है कि भाई ये स्वामित्व डेटा यहाँ पे यूज किया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट के लिए, कि वहां से कितना पैसा आ सकता है एंड ऑल। शेयरिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड, ये सब कुछ के थ्रू यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव लाया गया, इंप्रूव जिससे किया जा सके पीआरआई के जो है फाइनेंस को। क्लियर। ये आपको आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ISWD, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। ये जो फिलहाल जो है 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिला है, ठीक है, ये 1 साल के लिए और एक्सटेंशन मिल गया है पंजाब हरियाणा और राजस्थान को, ताकि आप अपना डिस्प्यूट जो है रवि और 20 वाटर ट्रिब्यूनल पे ये कर पाए। अच्छा बताइए, 5 रिवर जो है जो कि पाकिस्तान में जाती है, ठीक है, कौन कौन सी रिवर्स है, या फिर इंडस रिवर्स की आप बात बताएं कि वहां पे और कौन कौन से बीज है, ये सब है। क्योंकि एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी नहीं आ रही है अभी मेरे दिमाग में, आप समझ तो चुके ही होंगे, तो वो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, ठीक है, चलिए। अब ये जो है, क्या सिर्फ यही की दिक्कत है? नहीं, ये दिक्कत हर जगह की है, कि भाई महानदी वाटर डिस्प्यूट जो है उसको भी एमिकेबली फ्रेंडली चाह रहे हैं कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ अपना दूर कर ले। ठीक है, और सेंटर का क्या है कि वो कंस्टिट्यूट कर रहे हाई लेवल टेक्निकल कमेटी, ताकि आप एग्जामिन कर पाओ कि यार कौन से प्रोजेक्ट के कारण क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कौन सा स्टेट क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है। दूसरे स्टेट को भी समझाना कि देखो भाई हम भी भारतवासी हैं, आप सब जो है एक ही है, यहाँ पे आपके पास सरप्लस है इसीलिए हम यहाँ से दे रहे हैं। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि दो स्टेट्स जब होते हैं ना, अब यहाँ पर दो स्टेट है, स्टेट वन है स्टेट टू है, तो जो फ्लो अगर 1 to 2 है, तो ऑब्वियसली बात है जो यहाँ पे जो स्टेट है वन, उससे फायदा होता है, वो चाहे यहाँ पे डैम बना के रोक लिया कुछ भी कर ले, तो ये कि यहाँ पे लिमिट लाना एक ये जरूरी हो जाता है कि आप भाई ऐसा आप रोक नहीं सकते हो। ठीक है, नेचुरल फ्लो को आपको अपने काम लायक रखो, फिर बाकी आप यहाँ पे आगे निकालो। ठीक है, बट पहले के टाइम मान लीजिए काम लायक कुछ और था, पॉपुलेशन बढ़ गई, जरूरत बढ़ गई, तो लगता है कि भाई हमें और पानी रोकना, हम क्यों बहने दें आंखों के सामने से जा रहा है, तो ये सब चीज जो है डिस्प्यूट क्रिएट कर देती है, ये जो है डिस्प्यूट क्रिएट कर देती है। बाकी काफी पहले टाइम से ये सब डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, तब उस समय तो सोचिए ना उतनी पॉपुलेशन थी ना कुछ थी, फिर भी डिस्प्यूट्स थे। अच्छा, अब ये डिस्प्यूट्स वगैरह और ज्यादा बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि देखिए जब भी बंटवारा होता है आज के टाइम में स्टेट्स का, जैसे देख लीजिए बिहार से झारखंड अलग हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तेलंगाना और ये जो आंध्र प्रदेश अलग हो गया, ये सब जनरली रिवर्स को देखते हुए नहीं अलग किए जाते। वो जैसे मान लीजिए बिहार झारखंड क्यों होगा कि झारखंड के पास जो है ज्यादा ये है आपका मिनरल्स वगैरह, ये सोचे कर लिया, बट पानी का नहीं सोचे। ठीक है, तो अब ऐसे जैसे तैसे जो है अपने हिसाब से बाउंड्री बना रहे हो, तो कहीं वाटर ज्यादा हो जा रहा है, कहीं कम हो जा रहा है। एक ये भी बहुत जो है पॉलिटिकल एंगल भी है इसके पीछे। जोग्राफिकल फैक्टर्स तो खैर है ही, कि भाई जो जहां से पहले स्टेट बाउंड्री जहां से क्रॉस कर रहा है, अब जो फ्लो के हिसाब से जिधर से आ रहा है उससे ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से वो एडवांटेजियस स्टेट पे होता है, कि भाई जो अभी अभी पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है, अब हम चाहें तो पूरा का पूरा रोक सकते हैं, कश्मीर से होके जाता है, बड़े बड़े हाइड्रोलॉरी सब बना दे,
या हमें जो करना है करें। तो ये जो चीजें होती है यहाँ पर होती है। सेम ब्रह्मपुत्र जो रिवर है यहाँ पर हमारे भारत में आती है, चाइना से होते हुए आती है, ठीक है, जो तिब्बत वगैरह एरिया से उधर से होते हुए आती है, तो वो चाहे तो वहां पे वो हॉल्ट कर दे। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर, उस हिसाब से यहाँ पर आपको समझने वाली बात है। फिर कावेरी वाटर डिस्प्यूट से सारे जो डिस्प्यूट्स की बात चल रही है, तो ये भी जरूरी एक साथ दे दिया तो अच्छा है, वरना लगेगा अच्छा बस इतना ही डिस्प्यूट है। भाई दुनिया में बहुत डिस्प्यूट है, ठीक है। रीजंस फॉर जो है आपका इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आपको आपको बता दिया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है वो है। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की अगर बात की जाए, तो इस पे भी जो ये बनाया गया है कि प्रोवाइड द एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इसलिए आर्टिकल 262 है। इंपॉर्टेंट हो गया, याद रखेंगे। सीधे एग्जाम जो भी आपके लिए वनडे एग्जाम होता है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, एमसीक्यू वाले जितने भी हैं, ठीक है। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन प्रोवाइड फॉर द एजुकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, तो इसके लिए भी जो एक आर्टिकल यहाँ पर दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई इसकी वैलिडिटी भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात चल रही है। पार्लियामेंट भी जो है मे ऑल्सो प्रोवाइड दैट नाइदर सुप्रीम कोर्ट nor any other court is to exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint। ठीक है, तो पार्लियामेंट भी जो है प्रोवाइड कर सकता है कि भाई ना सुप्रीम कोर्ट बीच में कुछ बोलेगा ना अदर कोर्ट बोलेगा, ठीक है। ये भी पावर दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, याद रखेंगे। इसके बाद जो तो इसके बाद जो 262, बट क्या चलो सुप्रीम कोर्ट नहीं आया, ये नहीं आया, तो फिर करेगा कौन? पार्लियामेंट हमेशा सदन में तो बैठी नहीं रहती है कि खबर खबर बैठ के यही करते रहेगी। इसलिए फिर वाटर जो रिवर बोर्ड एक्ट लाया 1957, फिर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट 1956, ये दोनों जो है यहाँ पे लाया गया है। अब इस पे देखिएगा तो यूनियन गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश रिवर बोर्ड फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज इन कंसल्टेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को कंसल्टेशन करना है और ये करना है, ठीक है। इसके बाद की जाए तो कैन एस्टेब्लिश अ ट्रिब्यूनल फॉर एजुकेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट इफ रिक्वेस्टेड बाय द स्टेट। अगर स्टेट रिक्वेस्ट करेगा तो भाई इसके हिसाब से यूनियन गवर्नमेंट एक ट्रिब्यूनल बना सकती है, बहुत बार बनाती है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस प्रीलिम्स के हिसाब से आपको कोट कर देगा, कुछ ऐसे फ्रेम कर देगा सेंटेंस, तो आपको बताना है भाई आइदर वन इज ट्रू, टू इज ट्रू, तो ये इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है। ये सब बस घुमा फिरा के पूछ देते, गलत हो जाता है, तो ये माइन्यूट डिटेल्स हल्का दिमाग में रखेंगे। एंट्री क्या 56 ऑफ द यूनियन लिस्ट, रेगुलेशन और डेवलपमेंट ऑफ इंटर वाटर रिवर जो है, ये यूनियन लिस्ट में एंट्री 17 ऑफ स्टेट लिस्ट की अगर बात की जाए, दैट इज टू से वाटर सप्लाईज इरिगेशन एंड कैनल, ये जो है यहाँ पर ड्रेनेज सब कुछ जो है क्या है, एंड वाटर पावर सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एंट्री ऑफ 56 ऑफ लिस्ट 1। ओके, तो इस लिस्ट के हिसाब से ये सारी चीजें जो कि 7th शेड्यूल में है। क्लियर, आई बस समझ में। तो ये जो है हमारा यहाँ पर हो गया। अब ये बिल विल की अभी कुछ जरूरत नहीं है, एक्ट बन के जब आएगा है, वरना जो दो इंपॉर्टेंट थे वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। क्लियर। अब जो है आप कैसे अगर वे फॉरवर्ड में राइटिंग में अच्छे से खत्म करना चाहो, क्या करना चाहो, कोऑपरेटिव अगर फेडरलिज्म करे कि भाई ठीक है झारखंड, ठीक है बिहार मिलजुल के कुछ करते हैं, कि साउथ बिहार आपके पास पानी की कमी होती है, झारखंड बोल रहा है कि हमारे पास भी है, तो हम इस तरीके से कुछ काम करेंगे, तो वो जो है उस पे यूनियन गवर्नमेंट जाए फैसिलिटेटर की तरह, और उसके बाद जो है मीडिएट करे दो, और फिर दोनों जो है पार्टी वो म्यूचुअली मान जाए। मतलब ये नहीं कहे कि अरे बिहार के पास तो बहुत पानी है, देखो वहां पे कोसी है, गंडक है, ये है वो है। फिर सेंटर समझाएगा कि नहीं देखो है, हम मानते हैं, और नॉर्दर्न साइड है, जो साउदर्न साइड है जो वहां पे कमी है, तो इसलिए वहां थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, आप समझिए। वो भी बोलेगा हाँ यार ठीक ही तो बोल रहे हैं। ओके, तो ये सब जो जरूरी है। फिर भले सेंटर बोले कि जब हम इंटर लिंकिंग ऑफ अगर रिवर कर दे, तो इससे क्या होगा, साउथ में भी कमी दूर हो जाएगी, झारखंड में भी दूर होगी, तो फिर उस प्रोजेक्ट पे काम करें। बट ये जो है यहाँ पर सेंटर का रोल यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बनाए रखने के लिए, और उसके थ्रू सारे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए। आई बात समझ में। अब जो अगला आर्टिकल है, ये कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। अब क्या कॉस्ट है पॉलिटिक्स का, अब देखिए समझिए, अब चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, तो वहां पे होता है कम से कम कोई मान लीजिए 5 करोड़ रुपए तक खर्च कर रहा है, से एग्जाम्पल है, 5 से 10 करोड़ रुपए तक का यहाँ पे ये दिया हुआ है,
तो ये किसने फाउंड किया? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने किया है, कि सपोर्टेड बाय वेस्ट मिनिस्टर फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी, WFD के द्वारा। कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? कि 5 से 10 करोड़ जो है मेजर पार्टी लोकसभा कैंडिडेट जो है इतना कर देते हैं खर्च। ओके। इसके बाद अगर कोई और इन हायर कॉम्पिटिटिव वेल्दी स्टेट हो तो और भी ज्यादा हो सकता है। क्लियर? इतना आपको खर्च करेगा, उसको लगेगा ना यार रिटर्न्स भी चाहिए। ये भी कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। एक तो आपको घुसने के लिए आपका इतना खर्च हो रहा है। किस इंसान, किस मिडिल क्लास ने इतना कमा के रखा हुआ है कि मैं जाऊंगा और मैं वोट दूंगा? पहले मतलब 5-10 करोड़ आप लगा रहे हो तो लेवल प्लेइंग फील्ड में आ रहे हो, कि ठीक है, आपको मोदी जी भी दिख रहे हैं, राहुल गांधी भी दिख रहे हैं, और साथ में आप भी दिख रहे हो। एटलीस्ट लोगों को उस टाइम के लिए जो है आप दिख रहे हो। ठीक है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अभी अगर मान लीजिए कि एक ऐप ही चाहिए होता ये पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन आप सब तक कनेक्ट करने के लिए, और उसका कॉस्ट अगर मान लीजिए 20 लाख रुपए होता, तो क्या मैं आप तक पहुंच पाता? नहीं। तो एक यूट्यूब ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया कि भाई अब आप देखिए, यहाँ पे 16,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 2 साल भी मुश्किल से अभी हुआ है। तो क्या रीजन है भाई? कंटिन्यूटी। और सिर्फ ये नहीं, तो एक हर एक चीज जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया। अब लगेगा कि नहीं, ठीक है, प्रतीक सर जो बोल रहे हैं, जो ये करवा रहे हैं, ये वर्थ। ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पर हमारे पास अभी 100 से ज्यादा जो है अभी आशा बैच में एस्पिरेंट्स इनरोल्ड है करेंटली। इसके पहले जो है हमने ऑलरेडी बैचेस कंप्लीट की हुई है। तो ये जो है काफी एक कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं? तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंस अब आपको रखेगा कि आप इतना यहाँ पर ये कर रहे हो, तो लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे मिलना नहीं, मिडिल क्लास लोग जाएगा नहीं। तो अब ये आप इंटरव्यू में बोल सकते हो कि सर जो है ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, उनका भी यहाँ पर ये आया है कि लगभग 5 से 10 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं मिडिल क्लास लोगों के लिए, उतनी है ही नहीं ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। उसके बाद तो वो बोलेगा लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया इसका चैनल का, वैसे आप भी दे दो। है कि नहीं? तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर समझनी है। तो ये कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स है इंडिया में। अब सोशल मीडिया स्पेंडिंग में अभी आप देखते होंगे कि भाई जिन जो मान लीजिए बीजेपी सपोर्टर है, तो उन्हें जो है बीजेपी की सारी चीजें अच्छे आ रही होंगी। जो कांग्रेस सपोर्टर है, तो उन्हें ये यही ज्यादा उनके पास आ रहा होगा कि राहुल गांधी ने बोला है कि इतने फेक सीट्स है, ऐसा है वैसा है। अब जो बीजेपी सपोर्टर होंगे, तो उधर आ रहा होगा कि देखिए यार, अब इलेक्शन कमीशन ने ही बोल दिया है कि आपने सही टाइम पे क्यों नहीं रेस किया। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। ओके। तो ये उस तरीके का कि सही इंसान के पास उसी के मानसिकता के हिसाब से या उसकी पसंद के हिसाब से, जब लाइक जब दबाते हैं ना, कौन सा चैनल लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, वो सब कुछ से एनालिटिक्स से वो क्या करते हैं, बना देते हैं कि भाई वो टेक एक्सपर्ट्स भी चाहिए होते हैं सोशल मीडिया एक्सपेंडिंग के लिए, कि अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच पाए। इन्फ्लुएंसर, प्रोफाइल अपकीपर, एड्स, ये सब भी जो इसमें भी खर्चा होता है, बट स्टिल ये सस्ता है। किससे? ये जो आपका रूटीन पॉलिटिक्स एक्सपेंडिचर जो है, कि कम्युनिटी में मिलिए और सस्टेनेबल पार्टी एक्टिविटी करते रहिए, ये सब जो है यहाँ पर इस, और साथ में ट्रांसपोर्ट, फूड, वर्कर पेमेंट, रैलीज, ये सब से तो फिर भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया स्पेंडिंग जो है सस्ता पड़ता है, तो लोग इसलिए ये पार्टीज करते भी बहुत है। अब हमें भी स्क्रॉल करते रहते हैं, वो सब आते रहता है। लेकिन ऑब्वियसली बात, सोशल मीडिया पे भी एक ना लिमिटेड है। मान लीजिए भाई 40 करोड़ लोग, एग्जाम्पल, जो वोटर्स है 40 करोड़ वोटर्स है, बट स्टिल जो 50-60 करोड़ और है, वो तो यहाँ पर है नहीं। तो वो भी करना है। और जो बोलते हैं ना, जो ग्राउंड लेवल पे जो चीजें होती है, बोलते हैं भौकाल है। आज 16,000 में बोलते हो सब्सक्राइबर, आप सब बोलते हैं हाँ ठीक है, इसके तो इतने हैं, उसके भी इतने। बट मैं इमेजिन करता हूँ कि वो 16,000 में से अगर 6,000 लोग भी मेरे सामने आ जाए, देख के जो गूज बम्स होंगे, आप समझ सकते हैं, है ना? तो एक वो अपनापन और ये, तो वो एक चीज होती है। तो जो, हाँ, एक्चुअल जो बोलते हैं भौकाल की बात जो है ना, ये वर्ड है यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में। तो ये यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि भाई स्पेंडिंग यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, कहाँ 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 हो रही है। फिर वोट भी खरीदने की कोशिश की जाती है, पैसा देके वोट ही खरीदो। ठीक है। तो ये सब जो चीजें रहती हैं, हाई कॉस्ट इलेक्शन से क्या होता है? ग्रोइंग बिजनेस पॉलिटिक्स रिक्सेस, कि अब हो सकता है कि बोल देंगे कि ओके, हम आपका कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देंगे, और आप जो है हमारे लिए ये क्या करो, ये चला दो। मान लीजिए टेंट वेंट का खर्चा उठा लो, खाने का खर्चा उठा लो, गाड़ी वाड़ी जो जाएगी उसका खर्चा उठा लो। ठीक है।
कि कौन चेक करने जा रहा है कौन किसकी गाड़ी में क्या है, या फिर सोशल मीडिया कैंपेन हमारे नाम पे चला दो, मतलब हमारे पार्टी की छवि अच्छी करने के लिए। मान लो इसमें आपका बड़े बड़े कंपनीज है, आपका मान लो 500 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, तो हम जो आपको टैक्स माफ करेंगे तो उसमें आपको 1,500 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझ रहे हैं ये सब साठ गांठ जो है ये सब भी होने लगती है। तो ये यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंस है। अब इसी कारण क्या डेमोक्रे अब इसमें अब देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के नाम पे जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में इंडिया 96 पोजीशन पे, तो ब्लैक मनी और ये सब भी कंसर्न है। तो इसीलिए जो है इंडिया का जो डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी में से जो है इरोजन हो गया एक तरीके से कहा जाए पब्लिक ट्रस्ट का। ये पब्लिक ट्रस्ट अब वो नहीं है कि किसी का रिड्यूस हुआ है वोटर्स फेथ, क्या कुछ भी करो सारे पार्टी वो ये सब करते रहते क्या वोट डाल रहा है, वो हाल हो जाता है। डिस्करेजिंग पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, आई बात समझ में। बिग पार्टीज डोमिनेट फंडिंग, तो वो जो जितनी बड़ी पार्टी है उतनी ज्यादा फंडिंग, आपने देखा होगा अभी बीजेपी को सबसे ज्यादा फंड्स मिले हुए। क्लियर, बीजेपी को सबसे ज्यादा फंड मिले हुए। फिर इनेबलिंग लार्ज स्केल वोट बायर्स एंड क्रॉस मीडिया कैंपेन्स, तो ये सब भी जो चीजें हैं यहाँ पर है, ये सब भी जो चीजें हैं यहाँ पे है। बैरियर फॉर अनप्रिविलेज्ड, एक हायर कॉस्ट डिटर वुमेन यूथ एंड नॉन इलाइट कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग। भाई हाई कॉस्ट है ना, जिसके कारण चाहे महिला हो स्टूडेंट हो प्रोफेशनल भी हो, तो वो सोचता है नहीं 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 यार यहाँ जाएंगे पैसा डूब जाएगा, और वैसे जब समाज सेवा ही करना है तो हम छोटा मोटा कुछ कोऑपरेटिव्स वगैरह में कर लेंगे, यहाँ नहीं घुसना है। ठीक है, तो ये सब जो रीजन है जो मजबूर कर देता है सोचने में कि यानी पॉलिटिक्स से दलदल है। बट आई लव टू बी एक्चुअली में मुझसे कोई कहे तो मेरी तो दिली इच्छा है कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं, पर आप सबका अगर सपोर्ट रहेगा तो अभी, नहीं तो भले 2 साल बाद 5 साल बाद 10 साल बाद डेफिनेटली यहाँ पर आएंगे और कुछ अच्छा करेंगे, है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए लोअरिंग एज फॉर वोटिंग, कि भाई एज को लोअर करने की बात चल रही है इंडिया में। कहां से कहां तक? 18 से 17। ओके, 18 से 17 इंडिया में बात चल रही है। यस यस, इंडिया में जो 18 से 17 चल रही है कि भाई 17 साल वालों पहले ही आप सब खतरा नाप लो कि कौन क्या है नहीं है, हो जाओ मैच्योर। ये चल रहा है यहाँ पर 2020 में बिल प्रपोज किया गया था। बाकी जो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्हें ऑलरेडी लोअर कर दिया, 18 से 16 कर दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो, हमारे में 17 की बात चल रही है और 18 से 16 कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू वोटिंग एज इन इंडिया, इस पे सीधे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आता रहेगा कि ये जो है 18 से कम नहीं होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मीन्स कि आप वोटिंग दे सकते हैं। पहले ये 21 साल था, 21 से 18 किया गया। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 हो गया प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। यस, आगे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, वन टाइम एग्जाम में। यस, कि भाई 21 से 18 हो गया, तो ये नहीं कि जब संविधान बना था तो 18 था, जी नहीं, तब 21 था, 61st में हुआ है। अब देखा जाए कि लोअरिंग क्यों किया जाए, ना किया जाए, बढ़ाया जाए, इसके बारे में अपना वो बोलते हैं ना पक्ष विपक्ष की जो बातें हैं वो है, ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, तो यहाँ पर ये हम इसे छोड़ सकते हैं। अब म्यूजिक शॉर्ट्स की अगर बात की जाए तो दिस डिस्ट्रप्शन ऑफ पार्लियामेंट, तो जो 17th लोकसभा सेशन है ना, लोकसभा फंक्शन 88% ऑफ इज शेड्यूल्ड टाइम, वाइल राज्यसभा 73%। लगभग लगभग आप देखिए फिर भी ठीक है, अच्छा है कि इतना टाइम वर्क हुआ है, कि जो भी टाइम अलॉटेड था उसका 88% लोकसभा में ये हुआ है। ओके, रीजन फॉर द डिसरप्शन, कि भाई अपोजिशन पार्टीज यूज टू गेन ग्रेटर पब्लिसिटी एंड विजिबिलिटी इन पब्लिक, जिसके कारण हो जाता है डिसरप्शन। नहीं हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम नहीं करेंगे, हम सदन नहीं चलने देंगे, ठोको ठोको, ठीक है, आवाज करो। इससे क्या होगा, मीडिया आएगी कि देखो भाई ऐसे बोल रहा है वो बोल रहा है कि नहीं। अभी राहुल गांधी जी भी जब मीडिया के सामने बोलते, पार्लियामेंट में भी जाके ये सब चीजें बोले, वहां पे इलेक्शन कमीशन को लाए, और जो उनका डेट होता है करेक्शन विंडो का लाए, 20-50 सैंपल लोग जो है उन्हें बोले, उनसे लगे तो सीधे एफआईआर दर्ज करवाए, और ये सब एक प्रोसेस करे तो एक भरोसा होगा। अदरवाइज लगता है कि सब ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है, उसे कानूनी तौर पे उसे प्रूफ करे ना, वरना लेटर वही फील होता है कि अगर मानिए मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं नहीं मानूंगा उनकी बात, अरे कुछ भी बोल रहे हैं, वरना अभी तक कितने लोगों को जेल हो जाती, ये हो जाता, फेक है तो कहाँ कुछ ये रहा हाईलाइट। ठीक है, तो ये रहता है। बट अगर मैं कांग्रेस सपोर्टर हो मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि ये यहाँ पर बोलेंगे
कि नहीं नहीं देखिए यहाँ पे राहुल गांधी जी ने सही दिया हुआ है, वो फिर क्रॉस वेरीफाई नहीं करेंगे फैक्ट को। तो ये एक मेजर चैलेंज है जिससे कारण डिसरप्शन होता है, और चिल्ला चोट ज्यादा होती है, काम की चीजें कम होती है। एक ये रीजन हो गया। एंटी डिफेक्शन लॉ फोर्सेस एमपी टू फॉलो पार्टी विप, जो पार्टी जो चाह रही है वही करे, वरना एंटी डिफेक्शन आ जाएगा। तो वही पार्टी बोल रही है चलो यहाँ से, बट चार लोग बोल रहे नहीं यार सदन का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करते हैं। चार के बोलने से क्या है भाई, 40 ने बोल दिया वरना तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तुम टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हो, तुम जो है मैथ्स की क्लास में लंच नहीं खा रहे हो। तो ये वही वाली बात हो गई, एंटी डिफेक्शन यहाँ पर उल्ट इस तरीके से काम करता है कि बाकी लोग लंच खा रहे थे, तेरे को भी खाना पड़ेगा। ओके, तो बाकी लोग काम नहीं कर रहे तो तुमको भी काम नहीं करना है। इशू विथ पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस, जो मॉनेटरी कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ रनिंग पार्लियामेंट इज अराउंड 2.5 लाख पर मिनट। तो ये जो है कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है समझने का, पर मिनट का खर्चा इतना है। इरोड पब्लिक ट्रस्ट इन पार्लियामेंट, लगता है झूठ मूठ का जाते हैं और चिल्ला चिल्ला चोट करते हैं, सब मिलते हैं हाई हू होता है, काम तो कुछ करना नहीं है। तो ये तरीके का एक बन जाता है मानसिकता, तो वो चीज होनी नहीं चाहिए, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आई बात समझ में। इसके बाद देखेंगे रिमूवल ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी। अच्छा, अभी तक क्या किसी हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज को निकाला गया है, इम्पीच किया जा सका है, या किसी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सका है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, कि इम्पीच करके निकाल ही दिया। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब यहाँ पे एक बात कर रहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट across party line submit motion in parliament to remove justice यशवंत वर्मा। तो यशवंत वर्मा जी को क्या निकालने की यहाँ पर पूरी कोशिश यहाँ पे की गई, तो उसके लिए क्या किया गया, मोशन लाया गया पार्लियामेंट में। ठीक है, 150 लोकसभा मेंबर ने साइन किया मोशन अगेंस्ट जस्टिस वर्मा, जो कि आर्टिकल 124 17 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। आई बात समझ में। राज्यसभा जो है रिसीव अ मोशन फॉर रिमूवल साइंड बाई मोर देन 50% ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा में जितने भी लोग हैं, अगर वहां पे 50%, 50 मेंबर से ज्यादा ने साइन कर दिया, तो ये मोशन लाया जा सकता है। मोशन लाना का मतलब ये नहीं है कि निकाल दिया फिर उसके बाद 2/3 ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड इट शुड बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल सीट, ये होता है। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी में। तो ये यहाँ पर काफी क्या है भाई, जरूरी है कि हायर यहाँ पे क्या, ये रिमूवल ऑफ जजेस, कि भाई कैसे क्या होगा नहीं होगा। भाई रिमूवल हुआ है नहीं हुआ ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये रिमूव करना है तो पहले मोशन साइन करना पड़ेगा, 100 लोग होने चाहिए लोकसभा के, या फिर 50 होने चाहिए राज्यसभा के, कहीं से भी ये चीज आ ही जा सकती है। ठीक है, कमेटी क्या करेगी, 3 मेंबर कमेटी होगी कॉन्स्टिट्यूटेड टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस, जो कि चार्ज को इन्वेस्टिगेट करेगी। 3 मेंबर कमेटी जो है यहाँ पर कंप्राइजेज अ सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। तो ये सब जो यहाँ पे कमेटी रहती है, जो कि फॉर्मेशन होता है, उसमें ये लोग होते हैं। इफ द कमेटी फाइंड्स द जज गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और कैपेसिटी, फिर जो है यहाँ पे हाउस कंसीडर द मोशन, तब जाके लेता है। वरना ऐसा नहीं कमेटी के पास गया और फिर भी मोशन हो गया, नहीं वो बोले यार खारिज करो, ये फिजूल का ये सब कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है इनके एंड से। तो ये सब भी चीजें जो है यहाँ पर हो सकती है। आई बस समझ में। बाकी ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कि देयर इज नो मेंशन ऑफ वर्ड इम्पीचमेंट फॉर रिमूवल ऑफ जजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इंपीचमेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ है इनको निकालने के लिए। ठीक है, जजेस को निकालने के लिए। आई बात समझ में। अब देखिए, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो जो सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस और पेंशन, ठीक है, इनके इसमें क्योंकि डेवलप किया गया कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन सीबीसी मिशन कर्मयोगी के अंदर। तो मिशन कर्मयोगी क्या है भाई, यही जो है यूपीएससी जो क्रैक करके आप सब पहुंचिएगा, तो वहां पर आपको एक मिशन कर्मयोगी की तरह आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग में जो है आपको प्रॉपर कोर्स डिजाइन वगैरह किया जाएगा और आपको दिया जाएगा। फिर फैकल्टी डेवलपमेंट और चेक किया जाएगा, रिसोर्स एंड ट्रेनिंग टारगेट्स दिए जाएंगे। ठीक है, फिर जो है ट्रेनिंग का सपोर्ट भी दिया जाएगा, डिजिटल एंड ट्रेनिंग डिलीवरी दी जाएगी, कोलेबरेट किया जाएगा। अगेन फिर ट्रेनिंग, ऑपरेशन एंड गवर्नेंस। अभी देख सकते हैं ट्रेनिंग जो है काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखती है। आई बात समझ में।
ठीक है। तो इसके बाद जो है ये बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2025, ये जो है पार्लियामेंट ने पास किया बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025। ये किसका क्या काम है? इट एम्स टू अपडेट एंड सिंप्लीफाई लीगल फ्रेमवर्क फॉर शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है यहाँ पर ये सिंप्लीफाई किया गया है। इट विल रिप्लेस द इंडियन बिल ऑफ लैंडिंग एक्ट 1856। इसे क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। अ बिल ऑफ लैंडिंग रेफर्स टू द डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ फ्राइट करियर टू अ शिपर। ठीक है, तो जिस भी थ्रू जो आपका सामान आ रहा है, शिप के थ्रू जा रहा है, तो वो जो है वहां पर एक बिल, उसे ही मतलब क्या किया, रेफर किया गया एज अ डॉक्यूमेंट। ओके, इट कंटेन्स डिटेल इंक्लूडिंग द टाइप, क्वांटिटी, कंडीशन एंड डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स बीइंग कैप्चर्ड। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। एंड इसके बाद जो है हम अगला जो कल देखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ऐसे डेली डेली हम कवर कर लेंगे। तो ये जो अभी आपको इतने हार्ड वर्क के साथ ना और टाइम के साथ चाहते हैं, तो हम अब रात में जरूरी नहीं है रिकॉर्ड करें ना, इंसान दिन भर काम करके थका रहता है, फिर भी रहता है कि नहीं आप सबको उसी दिन पहुंचाना है। तो अगर यह हम सब आपके लिए इतना सीरियस है, तो आप अपने ख्वाब के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है, उनके ख्वाब के लिए आप सभी सीरियस रहें, दिन रात मेहनत करें, मेहनत से मोहब्बत करें और बस लगे रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।